नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। यहाँ पर आपकी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। और कौन सी परीक्षा की? स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की, जिसकी परीक्षा आपकी 6 नवंबर की है। आप जानते हैं कि यह परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शानदार रैंक यानी जिसे पद कहते हैं और प्रतिष्ठा के साथ यह पोस्ट है। तो आप इसे पाने के लिए अपना 100% प्रयास करिए और हमारे साथ लगे रहिए। हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आज की जो क्लास है मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, वह हिंदी व्याकरण की है और वर्तनी, जिसके कि सभी फैक्ट हम आज की ही क्लास में देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। हम वर्तनी को देखेंगे, फिर शुद्धिकरण की क्लासेस आएंगी। हम टॉपिक वाइज क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले स्वर से संबंधित क्लास हुई है, फिर स्वर पर आधारित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो सब मैंने बना के अपलोड किए। फिर सेकंड क्लास जो हुई है वो आपकी हुई है व्यंजन की। फिर उसके बाद फर्स्ट टॉपिक स्वर रहा, सेकंड टॉपिक व्यंजन रहा, व्यंजन का भी क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड कर दिया। और ये थर्ड टॉपिक जो है आपका वर्तनी है, ये इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इससे संबंधित हम सारे प्रश्न करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए एक निश्चित रणनीति के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। सभी तथ्य पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आधारित जितने भी एमसीक्यू हो पाते हैं वो सब मैं आपको करवाती हूँ, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे बच कर न जाने पाए। तो चलिए आज की यह क्लास हम देखते हैं क्या है वर्तनी। वर्तनी के बारे में हम जानेंगे। लिखने की जो रीति होती है, लिखने की जो रीति होती है, रीति को ही हम वर्तनी कहते हैं। किसको कहते हैं? रीति को। यानी एक परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तनी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। रीति का तात्पर्य होता है परंपरा, यानी किस चीज को, किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसी को हम उसकी रीति कहते हैं। और जो शुद्ध रूप में लिखा जाए उसी को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को ही अक्षरी भी कहा जाता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए अक्षरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्तनी को अक्षरी भी कहा जाता है। और इन्हें स्पेलिंग स्पेलिंग को जैसे कि हिज्जे हिज्जे के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उसमें एक भी स्पेलिंग मिस ना हो, या फिर ई है अगर तो वहाँ पर ए कर देंगे, ए है ई कर देंगे, डबल एल है तो सिर्फ सिंगल एल कर देंगे। इस तरीके से यदि आप कर देंगे तो इंग्लिश की जो वर्तनी है वह अशुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से हिंदी में भी है, आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, यदि आप उस बात का ख्याल नहीं रखते हैं तो वहाँ पर आपको वो गलत हो जाता है। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से हिंदी में इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, उसी प्रकार से हिंदी में वर्तनी कहते हैं, और वर्तनी को हिज्जे कहते हैं और अक्षरी भी कहते हैं। स्पष्ट हुआ? वर्तनी का सीधा संबंध जो है वो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। यानी जो हमारी भाषा है उसकी जो ध्वनि है, जो शब्द हैं, उसका उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं, उसका उच्चारण जिस रूप में हम करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में जो उपयोगी निर्णय किए वही सर्वमान्य है। वर्तनी के जो नियम बनाए गए हैं उन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। यानी किसके माध्यम जानेंगे? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति जो कि 1962 में बनाई गई थी, उसने जो नियम बनाए हैं वर्तनी से संबंधित, उसी के आधार पर आज भाषा का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्या है। पहला इन्होंने कहा हिंदी के विभक्त चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंग में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे राम ने कहा स्त्री को, और सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम में उसने, यानी उस तो एक अलग से है और उसी में साथ में जोड़ दिया गया आपका ने, तो उसने हो गया है। ये मुझ पे, यानी मुझ धन पे, हम धन पे, तुम धन से, तुम से, किस धन पर, किस पर, आप धन को, आपको। इसमें यही कहा गया है कि हिंदी के विभक्त चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जो सर्वनाम है सिर्फ उसमें ये साथ आ रहे हैं, बाकी सब में अलग लिखे जाएंगे। यह भी वर्तनी का एक विशेष नियम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम अगला पॉइंट देखेंगे। अपवाद इसका क्या है? देखिए, इसका अपवाद है यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे उसके लिए,
उसके साथ के मिला हुआ है, लेकिन लिए जो है वो अलग है। इनमें से, इनमें यानी इन और में, ये दोनों एक हो गए हैं, से अलग हो गया है। इसी प्रकार से अगला जो अपवाद बताया गया इसमें कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आप ही, देखो आप ही यहाँ एक भी रहता था, लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें नहीं होगा। आप ही के लिए, मुझ तक को, इस प्रकार के जो है ये शब्दावलियाँ कुछ अपवाद के रूप में आती हैं। आप विशेष ध्यान दीजिएगा और कम से कम 3-4 बार वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, इसमें ये नहीं कि इसको मिला खिचड़ी कर दो, खिचड़ी नहीं करना, इसको ये अलग ही लिखा जाएगा, भले ही वो इसके साथ में है। तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाएं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक, अब इसको आपके बगल में ही साथ ऐसे लिख करके इसको एक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1962 में यह नियम बनाया था और उसने जो नियम बनाया था उसी के अनुसार भाषा का शुद्धिकरण होता है और वही लिखा पढ़ा जाता है। तो यहाँ और तक ये दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे। अगला पॉइंट इन्होंने बताया था पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे मिलाकर, रोकर, खाकर, सोकर। जब आप क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूर्वकालिक क्रिया देखने को मिलेगी। पूर्वकालिक से तात्पर्य क्या होता है? जैसे मिलाकर, मिलाकर, रोकर, रोकर यानी रोकर, रो चुकने के बाद, खाकर यानी खा चुकने के बाद, सोकर यानी सोकर। समझ में आ रहा है कि जैसे वो खाकर फिर चला गया, वह सोकर उठकर पढ़ने लगा, वह रोकर चला गया। मिलाकर रख लीजिए, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया यानी किसी न किसी क्रिया के पहले ही यह कार्य का करना होना संपादित बताती हैं, कार्य का होना बताती हैं। इसे पूर्वकालिक प्रत्यय कहा जाता है। तो पूर्वकालिक प्रत्यय को जो है वो क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ऐसा प्रावधान बनाया गया 1962 के द्वारा। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन, ये देखिए हाइफन को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, जिसे आप डैश भी कह देते हैं, लगाया जाए। जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती, माता पिता, भाई बहन इत्यादि जब आप प्रयुक्त करते हैं तो बीच में आप इस प्रकार का एक चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम डैश कह देते हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो माइनस भी कह देते हैं। तो ये एक तरीके से माइनस के चिन्ह में रहता है, लेकिन हिंदी में इसे हाइफन कहा जाता है, जिसे आप योजक चिन्ह भी कहते हैं। सा, देखिए सा, जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाए। सारूप्यवाचक मतलब होता है समानार्थी, जैसे जो समानता दर्शाएं। जैसे तुम जैसा, तुम जैसा, तुम सा यानी कि तुम जैसा, राम जैसा यानी राम के जैसा, चाकू से यानी चाकू की तरह तीखे। इस प्रकार का जो शब्द है उसके पहले भी हाइफन का प्रयोग किया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे कि भूतत्व, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे वैसे जहां आपका मन करे वहां पर आप हाइफन का प्रयोग मत कर दीजिए, सिर्फ वहीं पर प्रयोग कीजिए जहां पर उसके बिना भ्रम हो जाए। तो भ्रम होने की स्थिति में ही आप हाइफन का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। जैसे उदाहरण दिया गया भू तत्व, भू को अलग किया गया, बीच में हाइफन लगाया गया और तत्व अलग कर दिया गया, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। ये और ए, ये और ए का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? यह इस प्रश्न ने विद्यार्थियों और बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डाल दिया है। ये किससे बनता है? आधा या धन ए, श्रुत रूप तालव्य आर्धस्वर यानी अंतस्थ धन ए और को मिलाकर के बनता है ए, अग्र अर्ध समृद्ध दीर्घ स्वर बन जाता है। ये सब मैंने आपको स्वर के प्रकार में पढ़ा दिया था। ये और ए का प्रयोग अव्यय क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूप में होते हैं। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई, आई इस तरह से भी लिख देंगे, कोई इस तरह आई ही लिख देंगे, आए और आए लिख देंगे, गए गए लिख देंगे, हुआ हुए हुए इत्यादि। ये इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। एक ही क्रिया की 2 अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं। कौन कौन से नियम है आप देखते चलिए उसको।
जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन का रूप ये और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में ही और बहुवचन में ही का प्रयोग होना चाहिए। इन्होंने बता दिया भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन का रूप ये और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग पे ही आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, आगे इन्होंने बताया उदाहरण में। जैसे ये है आपका गया आया। गया आया को यदि स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो गई और गई, गई गई होगा, गई का आई नहीं होगा। ठीक है, गई का आई उल्टा हो जाता है ना, इसलिए उल्टा थोड़ी ना होगा। इसी प्रकार बहुवचन के लिए गए आए होंगे, गए आए होंगे, ये देखिए या था यहाँ पर, बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग कर दिए यहाँ पर, तो ये नहीं माना जाएगा। गए गए आए होंगे ये नहीं होगा। इसी रीत से अन्य क्रियाओं के रूपों का निर्धारण कर देना चाहिए। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उसके पुल्लिंग वचन में ए होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है उसके पुल्लिंग यदि आप बनाएंगे तो वहां पर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग एक वचन में ई तथा बहुवचन में हुए होगा। हुए का हुए हो जाएगा, हुई का हुए आदि नहीं होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े हम और देखते हैं ले दे पी कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर और ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। जैसे दे कैसे बनेगा, छोटा दी, फिर आपका जा आधा रहेगा, धन ये तो हो जाएगा दीजिए। और लीजिए कैसे बना है, लीजिए यानी ले से बना है, ली धन जा धन ये यानी लीजिए, पी धन जा धन ये पीजिए, कर यानी छोटी की उसके बाद जा धन ये कीजिए। ये इस प्रकार से इनके मिलने से ये बना हुआ है। अव्यय को पृथक कर रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसलिए, चाहिए। संप्रदान विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए। जैसे राम के लिए आम लाओ, क्या लाओ, आम लाओ। यहाँ पर ये देखिए लिए इस पर फोकस कर रहा है, लिए यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा तभी शुद्ध रूप में होगा। विशेषण शब्द का अंत जैसा हो वैसा ही ये या ए का प्रयोग आय का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नया है तो बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग में नई, जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई होगा, है ना। इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में ये का और अव्ययों में ए का प्रयोग होता है। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप ये या ए होना चाहिए। अच्छा यह होता कि दोनों के लिए कोई ऐसा सामान्य नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए के प्रयोग का समर्थन करती है। विशेष ध्यान दीजिए आप कि वर्तनी समिति किसका समर्थन करती है, ए का समर्थन करती है। वो इसे सही नहीं मानती है, यह सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए कि अगर ये है और ये है दोनों हैं तो आप इसे करेक्ट करेंगे, ए का प्रयोग, क्योंकि वर्तनी समिति जो है वो ए के प्रयोग का समर्थन करती है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने की कोशिश न की जाए। जैसे महान विद्वान, जगत, या कि संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत रूप में ही रखना होगा। जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ ता इसमें जो है वो आधा यानी स्वर के अभाव में है, उसके बाद उसमें जुड़ गया नाथ, जगत नाथ हो गया। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के शेष चार वर्णों में से वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। जैसे वंदना, नंद, नंदन, गंगा, संपादक। समझ में आ रहा है आपको। वर्गों के पंचमाक्षर में बता दीजिए, जैसे का है, का वर्ग का पंचमाक्षर क्या हुआ, अंगा है, तो उसमें से चार वर्ण क्या बच गए आपके, चार वर्ण बच गए ख, ग, घ, ये हो गए ना आपके
ख, ग, घ। पहला तो का ही था। तो इसी प्रकार से चार वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, जैसे वंदना। देखिए नंद, नंदन, गंगा। ये गा जो है किस वर्ग का है? का वर्ग का है ना। और ये अंगा जो है वो भी पंचमाक्षर के रूप में है, बिंदु के रूप में आए वहाँ पे नंदन। इसी प्रकार ता था दाधा ना, ना पंचमाक्षर है, यहाँ जो आया हुआ है वो बिंदु के रूप में आया है। तो ये उसी जो चारों वर्ण हैं उसी के वर्ग में, उसी वर्ग में से आए हुए कोई वर्ण होने चाहिए। अगला देखिए, नहीं, मैं, हैं, में इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो हंस और हंस तथा अंगना और अंगना का अर्थभेद स्पष्ट नहीं होगा। यहाँ चंद्र बिंदु होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बिंदु का बहुत ख्याल रखना है हिंदी में आपको। अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनका विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, उन्हें हिंदी का रूप स्वीकार किया जाए, जैसे जरूर, कागज आदि, किंतु उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो। वहाँ उनके हिंदी में प्रस्तुत रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाया जाए ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे। जैसे राज लिखा जाता है, देखिए यहाँ बताएगा नुक्ता का मतलब क्या होता है। ये राज है, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु है, जाके नीचे आपको दिख रहा होगा ये नाज। इसमें नाज, इसका उच्चारण भी जब आप करेंगे थोड़ा सा प्रेशर देंगे, नाज, राज, है ना। सामान्य राज और नाज नहीं कहेंगे, राज, राज, नाज, ये है ना, ये इसका विदेशीपन रूप लिए हुआ है क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है इसमें। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता, अर्ध ओ ध्वनि यानी अ का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल। देखिए पूरा हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं। कॉलेज नहीं कहते हैं, कॉलेज कहते हैं। डॉक्टर नहीं कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता उच्चार, क्योंकि शुरू में ही कहा जा रहा है कि अर्ध ओ ध्वनि का, अर्ध ओ का मतलब है डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस प्रकार के जो शब्दावलियाँ हैं वहाँ पर अर्धचंद्र का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? 1962 का जो मानक भाषा बनाया गया अधिनियम था उसने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे स्वांतः सुखाय, दुख। ये देखिए दुख लिखते हैं आज का सब बहुत जल्दबाजी में लिखेंगे तो सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे दुख, बीच में विसर्ग का चिन्ह नहीं लगाते हैं। और यदि मानक दृष्टि से पूछा जाए तो आपका वह दुख गलत हो जाएगा, वर्तनी में भी आएगा तो भी गलत हो जाएगा। आपकी परीक्षा में अगर दुख इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसे ही सही करेंगे, जो आप हर रोज लिखते हैं ना उसको आप गलत ही मानेंगे। ठीक है, उसको जब आप देखें बिंदु लगा हुआ है तो वो ऑप्शन आप सही कर देंगे, जिसमें बिंदु नहीं लगा हुआ है, विसर्ग नहीं है, वो गलत माना जाए क्योंकि ऐसा नियम बताया गया। परंतु यदि उस शब्द के तद्भव में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख, सुख, ये बता दिए यहाँ पर ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रचलन में रहते रहते इसका लोप हो चुका है। शुद्ध तो यही रूप था, लेकिन आपको फंसाने के लिए अभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शुद्ध रूप कौन सा। शुद्ध आपका यही है और यह इसके बिना काम चल सकता है, काम चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं काम चलाएं ही, वो आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हिंदी में ऐ और औ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, और आदि में है तो दूसरे प्रकार की, गवैया, कौवा आदि। देखिए इसमें क्या लिखा गया, गवैया, इसमें ऐ की मात्रा है और इसमें औ की मात्रा है। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों यानी ऐ और ओ को औ के का प्रयोग किया जाए। इस तरह से जैसे लिख दिया जाए गवैया आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे क्या करते हैं, कौवा लिखना हुआ, अब कौवा को कहीं कहीं देखेंगे आप कि ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखना है कौवा। गवैया को जैसे उन्होंने लिख भैया, भैया लिखना हुआ, भैया लिख दिया, यह रूप इसका सही नहीं हुआ, क्योंकि
बता दिया गया यहाँ पर अय की मात्रा की आवश्यकता होगी तो वह वही उसका शुद्ध रूप है। गवैया कहा गया तो ऐसे लिखें आप। मानक भाषा का विशेष ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और बहुत ही जल्द हम आपसे मिलेंगे इस पर आधारित प्रश्न को लेकर के। तब तक आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और हाँ, इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं आप उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप प्रत्येक क्लास का रिवीजन करते रहें। अन्य विषयों की क्लासेस भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। कहाँ पर? स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। तो आप जहाँ जाइए वहाँ पर उस पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करिए और जल्दी से अपने लिए एक वर्दी को हासिल कर लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मिलती हूँ आपसे बहुत ही शानदार जानदार दमदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।